स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। पल पल बदलते समीकरण के बीच राज्यसभा का रण रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा है। बीजेपी ने अपना जातीय समीकरण सजाते हुए 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे। बीजेपी ने बसपा के लिए कोई कॉरिडोर तैयार किया, इस तरह से भी खबरें निकल कर आई। लेकिन अब पेच ऐसा फंसा है कि 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। बसपा के हाथी की राह में आ खड़े हुए हैं निर्दलीय प्रकाश बजाज, और बजाज के प्रस्तावक बने हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी। राज्यसभा के इस घमासान को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। तो बीजेपी की तो पहले से ही बल्ले बल्ले है, कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं, सपा के लिए थोड़ा कुछ है। लेकिन क्या बसपा की राह में रोड़ा बने निर्दलीय प्रकाश बजाज? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी से हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी हैं, विवेक साले समाजवादी पार्टी से, विजेंद्र सिंह कांग्रेस से हमारे साथ, अनिल के अंकुर राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और बीएसपी से धर्मवीर चौधरी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे। राज्यसभा चुनाव के इस गणित को आपके नजरिए से समझना चाहेंगे। देखिए, थोड़ी हैरानी तो तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति को अचानक रातों रात बदल दिया और उसने खुद को 8 सीट तक कन्फाइंड कर लिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी अगर 9वां उम्मीदवार उतारती तो उसके पास जितने वोट बचे 8 के बाद, वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी के 9 वोट और निर्दलीय, सब मिला के गुणागणित ठीक बन भी सकता था। थोड़ा जोर लगाती भाजपा तो 9वां कैंडिडेट जिता सकती थी। टूट-फूट होनी है। जरूरी नहीं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के सारे लोग ओम प्रकाश जी के कहने पर वोट दें। रालोद पिछले राज्यसभा चुनाव में भी टूटा था, फिर टूट सकता है। छोटे दलों के साथ ये समस्या है। तो भाजपा का 9वां कैंडिडेट जीत सकता था, लेकिन भाजपा ने अचानक कहा कि नहीं, हम तो संतोषी हैं। पता नहीं संतोषी माता फिल्म देख ली क्या किया। बोले वे 8 पे लड़ाएंगे, बोले 9वें में भविष्य की संभावनाएं तलाशेंगे। क्या उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में नाना प्रकार की अटकलें हैं। हम वाइल्ड कार्ड कह सकते हैं उनको, लेकिन अटकलें हैं। बहन जी को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। एक धारा यह भी है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में कि 22 के चुनाव में हो सकता है बहुजन समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा हो जाए। 22 की जुलाई में देश के उपराष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है, उसका निर्वाचन होना है। बहुत सारे समीकरण हैं। तो बहन जी ने जब अपना कैंडिडेट उतार दिया गौतम साहब को, तो जो लोग राजनीति को समझते हैं, उसके पेचो खम को जानते हैं, वो चौंके। उन्होंने कहा भाई बहन जी को सपा वोट नहीं दे सकती, जो उसके 12 अतिरिक्त वोट हैं रामगोपाल यादव को जिताने के बाद, वो बसपा को नहीं दे सकती। वो कुएं में फेंक दे ठीक है, लेकिन बसपा को नहीं देगी। रिश्ता उतना खराब हो गया। कांग्रेस सपने में भी नहीं देगी, ये भी ठीक है। बस सपा का सपने तक का विरोध नहीं भी है, लेकिन कांग्रेस और बसपा का आंकड़ा इस वक्त ये है कि वो सपने में भी नहीं देगी। तो फिर वोट कहां से आएगा? क्या गौतम जी की शहादत के लिए गौतम जी को खड़ा कर दिया? फिर इतनी मशक्कत भी क्यों? क्या इसके पीछे कोई अदृश्य हाथ है, जैसा जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था वाजपेयी के समय जब आगरा आए थे कि एक अदृश्य हाथ था? बहन जी की इस रणनीति के पीछे कोई अदृश्य हाथ है क्या? और गौतम छोटे आदमी नहीं, उनकी पार्टी में बड़े आदमी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई किसी चिंटू पिंटू को लड़ा दिया, बोले ठीक है जीतो हारो कुछ भी करो मजा आएगा। आपने एक बड़े आदमी को लड़ाया है, जो बीएसपी के कोर सिस्टम का व्यक्ति है। बसपा में तो बहुत लोग हैं, लेकिन कोर सिस्टम के नहीं है, कोर ग्रुप के। गौतम उनमें से है। लेकिन उसमें मजा तब और आया जब आज दोपहर एक प्रकाश बजाज के नाम के व्यक्ति ने भी पर्चा भर दिया। तब लोग और चौंके, और चौंकना इसलिए स्वाभाविक हुआ
ये समझना बड़ा जरूरी है खेल चल क्या रहा है बिल्कुल। कि प्रकाश बजाज के पर्चे पर प्रस्तावकों में, अनुमोदकों में समाजवादी पार्टी के विधायकों के दस्तखत। तो बात चली कि निर्दलीय प्रकाश बजाज सपा के समर्थित उम्मीदवार होंगे क्या? जैसे पिछले राज्यसभा चुनाव में नवीन जी को याद होगा, गुजरात की एक मैडम थी, वो लड़ी थी, वो निर्दलीय थी, लेकिन भाजपा का समर्थन था उनको, हार गई थी, वो अलग बात। सम गांधी, प्रीति गांधी या क्या प्रकाश बजाज वही है? तब एक नया समीकरण खड़ा होता है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, और ये सब मिल जाएं तो प्रकाश बजाज की भी लॉटरी निकल सकती है। तो बड़ा सवाल, बहन जी किसके भरोसे मैदान में कूदी? यहीं से आपको 2022 के चुनाव की तस्वीर समझ में आएगी। एक बार ये राज्यसभा का चुनाव निपट जाने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मोटा मोटा कि 22 का चुनाव कैसे, किस गठबंधन, कैसे कैसे रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस होगा और चुनाव होगा। इसलिए ये केवल 10 सीटों का राज्यसभा निर्वाचन नहीं है, ये 22 की राजनीतिक इबारत है जो लिखी जाएगी। मुझे लगता है कि अब विषय उतना समझ आ गया सबके कि मसला क्यों है और इस मसले में इतनी जान क्यों है कि इस पर डिबेट लेके आया मैं। अब बातचीत शुरू करते हैं। अनिल अंकुर हमारे साथ हैं, उनसे पहले बात करते हैं, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलेंगे। अनिल अंकुर जी, ये खेल क्या है, ये माजरा क्या है? बसपा के गौतम साहब और तथा कथित निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज, ना उनके पास जीत के वोट, ना इनके पास जीत के वोट, किसके भरोसे कौन लड़ रहा है? अनिल जी देखिए, निश्चित रूप से अमिताभ जी, इसमें साफ तौर पर क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं से अपने पुराने रिश्ते फिर से रिवाइव करने का मौका मिला है, और पिछले कई वर्षों से इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े मुद्दे आने के बावजूद मुद्दे खुलकर सामने नहीं आई है, जितना एक विपक्ष के नेता के रूप में आना चाहिए, क्योंकि वो अपने रिश्तों को बहुत सामान्य और मधुर बनाए रखना चाहती है। इसके पीछे कई और कारण भी कहे जाते हैं। इसमें एक कारण ये बहुत कहा जाता है कि मायावती घटनाएं हुई है, जो मामले हुए, जो भी उसको लेकर के सीबीआई जांच को लेकर के अक्सर केंद्र सरकार से ऐसा बसपा नेताओं के आरोप रहा है कि उनको धमकी मिलती रहती है कि बीजेपी के खिलाफ सीबीआई जाएगी। इसीलिए मायावती बैकफुट पे है, और बैकफुट पे रह करके वो भारतीय जनता किसी न रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, और आज ये मौका आ गया है कि वो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अपने पुराने रिश्तों को बुना पाए। इसीलिए बगैर पूरी वोट होने के बावजूद उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो निश्चित रूप से उन्होंने ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लिया होगा। जी ठीक बात। आधे का संकट है, 18 दूनी 36, बसपा तो आधे पे कूद पड़ी, तो बिना प्रोटीन शेक पिए तो नहीं कूदता कोई। जब तक थोड़ा इम्यूनिटी बूस्टर कुछ नहीं ले लेता है, हॉर्लिक्स वगैरह पी के कूदता है भाई, ऐसे कैसे कूद जाएगा? नवीन श्रीवास्तव भैया, मेरे राखी के बंधन को निभाना, चंदा का तारों का सबका कहना है, लाखों में एक हमारी बहना है। कुछ मामला बन रहा है क्या भैया? अमिताभ जी देखिए, आप थोड़ा नहीं, आपकी मुस्कुराहट भी बड़ी खतरनाक है। हाँ। आप थोड़ा ज्यादा पीछे चले गए जी। अभी तो जो लेटेस्ट 2019 तक था, बुआ भतीजे, उसको क्यों हम भूलते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हमारा जो संख्या बल था, जिसमें हमारे प्रत्याशी आसानी से जीत सकते थे, हमने उतने प्रत्याशी खड़े किए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के जितने वोट थे उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए, समाजवादी पार्टी ने। बाबू एक बात कहूं, मुझे आप सिर्फ एक लाइन बता दो, मैं इस बहस से आपको हर सवाल से बरी कर दूंगा अभी घोषणा करके कि भैया हमारे जो 12 बचेंगे, ये लोग घर बैठेंगे, ये किसी को वोट नहीं देंगे, ना बजाज को ना गौतम को। आप बोल दो, हम अभी आपको बरी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं खेल से।
अमिताभ जी आप तो सियासत की गंगा में कितने पानी बहे और कितनी बाढ़ है सब आपने देखा है, कितने गठबंधन बने, कितने टूटे, ये भी आपने देखे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ कभी हमने मिलकर सरकारें बनाई, सरकारें गिरी। और आपने ये भी देखा कि 2017 में उत्तर प्रदेश 25 साल बेहाल का नारा देने वाले भी मिलकर साथ चुनाव लड़े। हमने बहन जी का गुजरात विधानसभा के चुनाव में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार भी देखा गोधरा के बाद। जी सब आपने सब देखा है। राजनीतिक संभावनाओं का एक बड़ा कैनवस है, क्या भविष्य में होगा उसको टीवी चैनल पे बैठ के, चूंकि राजनीति जहां तक अमिताभ जी आप भी समझ रहे हैं मैं भी समझ रहा हूं कि राजनीति वहां से शुरू होती है जिसको आम आदमी समझ ना पाए, वह राजनीति है। हर आम आदमी को समझ में आ जाए, टीवी चैनल पे हम डिबेट में चर्चा कर ले, वो राजनीति नहीं होती है। और आपने एक बात बहुत गूढ़ कही कि 2022 को लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र प्रदेश की सरकारों की रीति नीति, कार्यक्रम और संगठन के दम पर 22 या जो भी चुनाव होगा उसमें लड़ेगी। यह विपक्ष को देखना है जो आज उत्तर प्रदेश और देश में मुद्दा विहीन और जनाधार विहीन हो गया है, वो अपने अस्तित्व को कैसे बचाए। यह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य जो दल है उनका, हम जितनी संख्या बल थे उतने प्रत्याशी खड़े किए, उनकी जीत हम सुनिश्चित करेंगे। बाकी कौन जीतता है भैया ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं तो बड़ा देहाती आदमी हूं, सीधा सवाल है, ये जो 12 लड्डू बचेंगे ये किसी को बायने में भेजोगे या घर में रख लोगे? अगर घर में रख लो तो सवाल ही खत्म, लेकिन अगर भेजोगे तो हम पूछेंगे किसको भेजोगे? 12 लड्डू है महाराज, छोटे मोटे नहीं है। अमिताभ जी कहना नहीं चाहिए, लेकिन पहले के राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार से प्रसाद बटे थे, तो कुछ तो गर्मा गर्मी रहने दीजिए, कुछ दिन कुछ प्रसाद बटने दीजिए। अभी अगर हम चैनल पे ये कह दें कि हमारे जो वोटर हैं हम क्या करेंगे, तो थोड़ा गर्माहट कम हो जाएगी। ना बाजार गर्म होने दीजिए, बाजार गर्म होने दीजिए, मिठाई का गुरुत्व तो बढ़ने दीजिए। धर्मवीर चौधरी हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के। धर्मवीर जी, एक राइडर लगा के मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि बसपा के लोग एक ही धारा में एकदम शुरू कर देते हैं कि ना कुछ नहीं। मैं एक इतना बड़ा राइडर लगा देता हूं जिसमें कुछ नहीं कोई बोल ही नहीं सकता, इवन मायावती जी भी नहीं बोल सकती। जब भाजपा के साथ बसपा का पहली बार रिश्ते के बारे में विचार हुआ तो जयंत मल्होत्रा पहले व्यक्ति थे मेरे मित्र जो अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए। उन्होंने मुझे बताया कि आज अटल जी से 1.5 घंटे बात हुई, हम लोग जा रहे हैं साथ। उसी दिन शाम को 8:45 बजे ग्रेटर कैलाश में एक कोठी में अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम मिले। मैंने खबर के लिए दोनों से संपर्क किया, दोनों मेरे प्रति अच्छा भाव रखते थे, अटल जी भी और कांशीराम जी भी। दोनों ने मुझे ब्लंटली मना कर दिया, ना मतलब ही नहीं। जयंत मल्होत्रा ने कहा 100% होगा पंडित जी। मैंने खबर छाप दी, भाजपा ने बसपा ने दोनों ने खंडन कर दिया। 3 दिन बाद राजभवन पहुंच गए। सियासत इसको कहते हैं, इसलिए मैंने बात कह दी, अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम ने गलत बताया मुझे, जो कर रहे थे उसके उल्टा। लेकिन फिर भी मैं टिका रहा, ठीक अलग बात। अब मैं आता हूं इस पर, आपके पास आधा मामला है, ये गौतम जी को क्यों लड़ा दिए? वोट कहां से आएगा? सपा से आपकी ठनी हुई, कांग्रेस से आपकी तूतू में वोट कहां से आएगा? और तो वोट है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आपका कैंडिडेट क्या करेगा? आपके वोट के भरोसे तो उसको सदगति मिलती नहीं। फिर इशारा किधर से मिला है कि चलो भाई लड़ो, हम हैं, देख लेंगे। धर्मवीर जी। अमिताभ जी, मैं मान्यवर जी का अनुसरण करता हूं राजनीति में, मान्यवर काशीराम जी का। बहुत अच्छी बात। मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि मेरे अनुयायियों, देशवासियों, इस मनी माफिया और मीडिया से सतर्क रहना। तो जो आप टीवी के चैनल पर डिबेट लेकर के आए हैं, अब मैं बहुजन समाज पार्टी की रणनीति का खुलासा तो टीवी चैनल पर नहीं करूंगा। ये हमारी रणनीति है। अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राम जी गौतम जी को उतारा है तो निश्चित मज़ा तो तभी आएगा जब इसके परिणाम आएंगे और राम जी गौतम जी राज्यसभा में जाएंगे। अमिताभ जी, और यह आप निश्चित मान लीजिए कि हम विजय की तरफ हैं। हाँ। और हमारी कोई, मैं आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं
कि इस देश के असंख्य लोगों के लिए बीजेपी अगर नागनाथ है तो कांग्रेस सांपनाथ है। हमारा इनसे कभी भविष्य में कोई गठबंधन किसी भी तरीके का नहीं होगा। ठीक है, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, नहीं होगा, था ये पतंग ज्यादा उड़ा दी, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। अरे आपको पता नहीं कुछ नहीं भी होगा। आपको तो जानकारी है सारी बातों को, मीडिया की बनाई हुई सारी बातों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। चलो ठीक है, ठीक, रुक जाओ, अब रुक जाओ, आगे बात, आगे। ये तो धर्मवीर भाई कह रहे हैं हम खारिज करते हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं। इनके खारिज करने से क्या होता, कांशीराम जी ने खारिज किया, वो हो गया। ये तो चौधरी साहब हैं, छोड़ो इन बातों में कुछ रखा नहीं महाराज। हम आज से नहीं देख रहे, जब ये DS4 था तब से हम देख रहे, इसलिए हमको टहलाना बड़ा मुश्किल काम है। और ये रेटरी ड्राइव बातों को मतलब नहीं होता कि वो नागनाथ, वो सांपनाथ, ये कांशीराम जी का फ्रेज है ना। इन बातों को मतलब नहीं, नागनाथ से भी आप मिलते हो, सांपनाथ से भी मिलते हो, 12 बजे इनसे मिलते हो, 2 बजे उनसे मिलते हो, जिधर जहां जो हो जाए वही ठीक है, हम सब जानते हैं, छोड़ो उन बातों को। विजय सिंह भाई, जब 18 पे बसपा लड़ा सकती है तो आप भी हिम्मत करते, खड़ा कर देते एक कोई बजाज लाके। बजाज नहीं, खेतान ले आते आप, नहीं कहते आओ जी 2-2 हाथ हो जाएं। क्या लगता है आपको, राम जी गौतम किसके भरोसे उतरे हैं गंगा में? अब नाम तो राम है, और राम जी की कृपा का महत्व आप जानते ही हो, सियासत, और भाजपा का राम के प्रति ममत्व भी आप जानते हो। दो बातें हैं अग्निहोत्री जी। जब बीजेपी की सूची आई तो मुझे आशा थी कि हमारे कांग्रेस पार्टी के एक क्षत्रिय कुलभूषण अपनी राज्यसभा सीट सपत्नीक छोड़ अरे अब अमेठी लेने जाओ भैया, अमेठी तक मत जाओ, छोड़ो। समाजवादी पार्टी से अग्रसेन के वंशज बाप पूत गए थे, तो मुझे लगता था कि उसमें दोनों में से किसी को मौका मिलेगा जी। और बसपा के बारे में बता दूं कि अभी मई 2018 का जो राज्यसभा चुनाव हुआ था, जब समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी थी, तो एक वोट से भारतीय जनता पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया था, बसपा के कैंडिडेट को जी। लेकिन आज 18 वोट पर, मात्र 18 वोट पर, बगैर किसी सेकुलर पार्टी से बात किए हुए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसी से बात किए बगैर आदरणीय बहन मायावती जी ने नामांकन किया है, तो आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरूर इसमें कोई संकेत है। और जो छुपन छुपाई का खेल चल रहा है, जो आदरणीय श्रीवास्तव भैया बता रहे हैं कि अभी सब बंद रहने दीजिए मुट्ठी में, ये जो संकेत 18 के चुनाव में हुआ था वही संकेत होने जा रहा है इस चुनाव में राज्यसभा के जी। और आपने उसको हिंट भी कर दिया है, सब दिखाई पड़ रहा है लोगों को। लेकिन अभी पर्चा वापसी तक हम लोगों को सबको वेट करना चाहिए कि हो सकता है कोई नाम ही वापस ले ले या किसी का कल पर्चा खारिज हो जाए पर्चे की जांच में। और हमारी जहां तक भूमिका है कांग्रेस पार्टी के, हमारे तो 7 सदस्य हैं, अभी हमसे किसी ने संपर्क ही नहीं किया है, ना बहुजन समाज पार्टी ने किया है और ना ही बजाज साहब ने किया है। तो हमारी तो भूमिका तब शुरू होगी जब कोई हमसे समर्थन मांगेगा कि हमको देना भी है कि नहीं देना है, वैसे हो जा रहा है कोई जी। विजेंद्र भाई, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है। बहुत आसानी से 9-10 लोग निर्विरोध जा सकते थे हाउस में। बिल्कुल ठीक बात है विजेंद्र भाई। एक सलाह आपको दूंगा, फिर विवेक साइलस के पास आऊंगा, ये अपने तजुर्बे से दे रहा हूं। मैंने यूपी के राज्यसभा के बड़े विकट चुनाव देखे, ऐसी घमासान देखा, अब क्या क्या बताएं। एक देश के बहुत बड़े उद्योगपति नवीन श्रीवास्तव लखनऊ एयरपोर्ट पर निजी विमान से उतरे, खबर पहुंच गई जहां पहुंचनी चाहिए थी कि भैया बड़ा वाला आया है। क्या धोती की लांग समेट के, सुरती हाथ में लेके और राइफल कंधे टांग के 20 लोग एयरपोर्ट पर वहीं धर लिया। कोई कुर्ता खींचे, कोई पजामा, कोई ब्रीफकेस लेके भागे। क्या उनका कुर्ता फट गया, वापस लौट गए, चुनाव नहीं लड़े। उनका सरनेम बता देना, पूरा नाम बताऊंगा तो फिर मानहानि होती है। नंदा, पुराने लोगों से पूछ लीजिएगा। और ये भी वो बता दें कौन कौन गए थे उसको पहले कैप्चर करने। तो खैर मैं विजेंद्र भाई को एक सलाह दूंगा। हाँ, हम तो सब जान रहे हैं महाराज, ज्यादा जानना भी तो बुरा होता है, यही समस्या है। विजेंद्र जी को एक सलाह दूंगा,
जिनकी सदस्य संख्या कम हो ऐसी पार्टी के प्रमुखों को तत्काल दूसरों से बात खुद कर लेनी चाहिए राज्यसभा में। इस उम्मीद में मत बैठो कि वो आएंगे, अन्यथा विधायक अपनी अपनी बात खुद कर लेते हैं। बस इतने हिंट दूंगा, अन्यथा विधायक अपनी अपनी बात खुद कर लेते हैं, कोई ताज में कोई अवध क्लार्क में, है ना। फिर बात मत कहना कि भैया बताए नहीं, फिर इब भिप कुछ नहीं होता, वो सब राम राम हो जाएगा। ये गांठ बांध लो। राज्यसभा के चुनाव में सारा विधायक ये सोचता है कि भैया 12 साल बाद कुंभ आता है, 6 साल बाद राज्यसभा आता है, कैसे छोड़ दें, अमृत ना पिए, पार्टी बचाओ। विवेक साइलस, मसला क्या है? रामजी गौतम के जवाब में प्रकाश बजाज को ढूंढ के लाए हो आप लोग जी। व्यवहारिक बात करिएगा महाराज, सैद्धांतिक नहीं। रामजी गौतम के जवाब में प्रकाश बजाज को ढूंढ के लाए हैं आप। देखिए अमिताभ जी, अभी तो फिलहाल इतना ही कहना मुनासिब होगा कि जो प्रकाश बजाज हैं वो निर्दल कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि हमारे विधायकों ने उनका समर्थन किया है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात है अमिताभ जी, तो जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी चाहे गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, पैसे के दम पे सरकारों को उथल पुथल कर सकती है, आखिर वो 9वां कैंडिडेट क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में उतार रही है? एक बड़ा सवाल जरूर बनता है। और जहां तक बहन जी का सवाल है, तो बहन जी ने तो हमसे सपोर्ट मांगा नहीं। हाँ, पिछले राज्यसभा के चुनाव में बहन जी का सपोर्ट हमने बहुत दमदारी से किया था, और मात्र 1 वोट से, जो अंबेडकर साहब थे, भीमराव अंबेडकर, वो 1 वोट से हार गए थे। समाजवादी पार्टी ने पूरे दम से उनको सपोर्ट किया था। वो अलग बात है कि 2019 में दोबारा हमारा कोलिशन हुआ और बहन जी जहां 0 पे थी, 10 सीट जीत के वो धीरे से कट ली। अब बहन जी और भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, ये तो धर्मवीर चौधरी या नवीन श्रीवास्तव जी बेहतर बता पाएंगे। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो हमारी भी अपनी रणनीति है, कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जीतना है, आपकी भी नीति क्या करना है, बजाज तो आने वाले समय में सबके सामने आ तो जाएगा। और वीरेन भाई ने एक बात और सही कही कि कल दाखिला है। बजाज साहब के लिए पास भी वोट ठीक ठाक है, अगर पर्चा खारिज ना हो तो बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। वो उतना मैथमेटिक्स है, थोड़ा हाथ से भी चलता रहे, कटुता ना रहे। मैंने बीजेपी के एक बड़े नेता से कहा कि भाई 9वां क्यों नहीं लड़ाए, तो उन्होंने मजाक में कहा, इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत मानिएगा लेकिन सुन के अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी, अब आप तो जानते हो हम लोग राम से नहीं लड़ते, सामने राम हो तो हम पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना। अब समझ लीजिए, ये रामजी गौतम है, तो उन्होंने हमसे हंसते हुए कहा कि भैया हम लोग राम से नहीं लड़ते, और कोई होता तो चलो मुकाबला करते। इसको भी समझना पड़ेगा। और ये सब सारे समीकरण 22 की ओर जाते हैं, ये आज के लिए नहीं है। भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के लिए एक राज्यसभा की सीट का कोई बहुत मतलब नहीं। अगर उससे 22 का समीकरण सधता है तो एक सीट देने में क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? उतनी बड़ी पार्टी है, 8 तो उसके जीत के जाहिर है, राज्यसभा में बहुमत के करीब हो जाएगा एनडीए। और जब जीत के इनकी मदद से अगर गए तो ये क्या एनडीए के खिलाफ खड़े होंगे राज्यसभा में? ना, तो वो भी इन्हीं के मानो। रजिस्ट्री ना सही, पावर ऑफ अटॉर्नी तो चलेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हमेशा बहुत रोचक हुआ। पुराने लोगों को जरूर पता होगा, नवीन जी को पता होगा, बिजन सिंह को पता होगा, वाजपेयी जी के समय में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मैं वर्ष भूल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ। वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा नाम उद्योगपति थे, वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत के तो आ गए, 36 वोट पा गए। हमको मिले, मैंने कहा भाई कैसा रहा चुनाव नवीन बाबू? उन्होंने अपना दुख बताया, कहा भैया ऐसा सूबा नहीं देखा है, 55 लोगों को स्वल्पाहार कराया तब 36 वोट मिले। क्या बड़ा विचित्र खेल है महाराज, समझ गए ना नवीन जी? स्वल्पाहार जी है ना, बोले 55 लोग जीम गए और वोट आए 36। क्या हमने चलो जीत गए, इतने बहुत है, भगवान का परसा चढ़ाओ। खैर, ब्रजेंद्र बाबू,
आपको क्या समझ में आ रहा है, अब ये दूसरा चरण है बहस का, क्या आपको ऐसा लगता है कि रामजी गौतम की उम्मीदवारी इसलिए सोच समझकर कराई गई है ताकि रामजी गौतम के जरिए भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच एक फिर से रीअलाइनमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सके, जो 22 में एक नए शक्ल में, एक नए गठबंधन के रूप में सामने आए? क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है? देखिए आदरणीय अग्निहोत्री जी, बिल्कुल स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी जो बहुत आसानी से 9 राज्यसभा चुनाव जीत सकती थी, बिल्कुल आसानी से, कोई चुनाव ही ना होता और उसको लड़ता भी उसका कहीं पता ना चलता। पहले पिछले चुनाव में बीजेपी जिता चुकी है 11 में से 10, उसके पहले जो है 10 में से 9 जिता चुकी है। पिछले 3 चुनाव का इतिहास देख लीजिए जो 2-2 साल का होता है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के साथ संकेत किया है 22 का, जैसे कि अखिलेश जी ने 18 के चुनाव में अंबेडकर जी का सपोर्ट किया और 19 में समझौता हो गया। तो ये वही प्रकार का समीकरण है, आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी बसपा को राज्यसभा भिजवा देगी। ठीक है, आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए। अरे रुको भाई, धर्मवीर जाएंगे आपके पास, मेरी बहस में धरना क्यों लगाएगा? इतनी रोचक बहस चल रही है, ठंडे दिमाग से प्रसन्नता वाली बहस चल रही है, काय को चिल्लाओ? अरे हमारी पार्टी जब हमसे ठीक, अरे रुको विजेंद्र भाई, रुको नवीन जी, आप ना तो ना, अरे रुको विजेंद्र बाबू, रुको, छोड़ो भाई, दोनों की आवाज अभी रोकिए। नवीन जी, एक बहुत पुराना गाना है लता जी का, वो याद आ गया आपके और ये रामजी गौतम वाले मसले पर। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। कुछ मामला वैसे ही लग रहा है क्या? भाई साहब देखिए, जो प्रीतम मेरे मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है? बड़ा प्रसिद्ध गाना था जी। हाँ, ये नायक ने नायिका को या नायिका ने नायक को तब पत्र लिखा था जब उनको किसी के सहयोग की या सहयोगी की आवश्यकता थी जी। अभी हमारे मित्र कांग्रेस के ब्रिजेंद्र भाई भी कह रहे थे कि ये भविष्य के एक गठबंधन का संकेत हो सकता है, 2018 में ऐसे हुआ था, और आपने भी चर्चा के शुरू में एक संभावना व्यक्त की कि क्या ऐसा हो सकता है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, देखिए 2014 से लोकसभा के चुनाव हो, 17 के विधानसभा हो या 19 के लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने रीति अपने सिद्धांत के आधार पर और सबका साथ सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर, तो भाई बसपा का विकास भी तो आपकी जिम्मेदारी है। जब सबका विकास करोगे तो बसपा का नहीं देखोगे? अमिताभ जी हमारा नारा यह था, और हमारी लड़ाई किन दलों से थी? जो उत्तर प्रदेश में जाति धर्म पंथ मजहब तुष्टीकरण परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते थे, और उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 3 बड़े चुनाव में इसको खारिज किया है। हम केंद्र में माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए काम किया है, हम उस आधार पर चुनाव जाएंगे, अपने संगठन के दम पर जाएंगे। हमको नहीं आवश्यकता है कि किसी के साथ हम ऐसा गठबंधन करें जिसके खिलाफ हम लड़ते रहें। अब गंगा में पानी बहुत बह गया, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारों की और अपने संगठन के दम पर चुनाव लड़ेगी। इसलिए यह बात कहना कि 22 के लिए यह कोई क्या सांकेतिक गठबंधन है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब यह विपक्ष के ऊपर है कि वो इसको किस प्रकार से लेते हैं। जी ठीक बात। नवीन बाबू के संज्ञान में मैं 2 बातें डालकर फिर धर्मवीर चौधरी के पास चलूंगा। ये कहना ठीक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति और कामों के आधार पर चुनाव लड़ती है। इसको कॉम्प्लीमेंट मानिए जो मैं बोल रहा हूं। देश में भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको पता लग जाए कि जी फला जगह चुनाव है, वहां 500 वोट है एक्स के पास, वो कहेगा एक्स को भी बुला लो, उससे भी गठबंधन कर लो, उसको भी गाड़ी में बैठा लो। यार 500 भी क्यों खराब करो? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कैसे हुआ तो मैं बताऊं? कौन गया था? नहीं पता है, मैं था। पता है ना, उससे बड़ा आदमी तो कोई नहीं ना पार्टी में। उनको पता थी ओम प्रकाश राजभर की कीमत। अनुप्रिया के साथ गठबंधन कई बार झटका आया, टूटा टूटा लेकिन बना रहा। सोनेलाल पटेल की बिटिया, वहां बिहार में बीआईपी से एडजस्टमेंट, मांझी से एडजस्टमेंट। मांझी के पास कोई 100 सीट है नहीं ना, मांझी 2-4 सीट जीत जाए उतने बहुत है उनके लिए। लेकिन भाजपा के नेतृत्व ने कहा कि ना, एक भी नाराज क्यों हो, इनको भी बैठाओ, 10 वोट है, चलो बैठाओ गाड़ी में, बस में पीछे बैठा दो, लेकिन बस में चढ़ा लो, दूसरे के पास तो ना जाए।
ये भाजपा कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए, ठीक है, राजनीति में सब कुछ जायज है। इसलिए बसपा तो बड़ी पार्टी है, हाथी कितना भी लट जाए बैल बराबर रहता है मित्र। अभी भी 20% वोट की पार्टी तो है ही, जीत हार अलग की विषय है। तो जब आप ओम प्रकाश राजभर से कर सकते हैं अलायंस, मांझी से कर सकते हैं बिहार में, बीआईपी पार्टी से कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में महबूबा से कर सकते हैं, मुफ्ती से, तो व्हाई नॉट बीएसपी? बड़ी पार्टी है। और उससे जब अलायंस होता है तो देश भर में उसका मैसेज जाता है, क्योंकि हर राज्य में 1% 2% बसपा का वोट है, वो भी एक है, उसको भी दिमाग में लोगों को रखना चाहिए, जो लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं उनको। धर्मवीर चौधरी साहब, खांटी राजनीतिक बात, कोई सैद्धांतिक बात नहीं, कोई नाराबाजी नहीं, है ना। क्या बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप को इतनी राजनीतिक चेतना हमेशा रही कि कैंडिडेट लड़ाएंगे और बुरी तरह हारा तो बदनामी होगी, ठीक, और हमारे पास वोट है नहीं कि हम जिता लें। तब अगर ऐसा प्रयोग किया गया है तो इस प्रयोग के क्या माने और निकाले जा सकते हैं, वो बताइए। अमिताभ जी, इस लोकतंत्र में चुनाव एक महोत्सव की तरह होते हैं जी, उत्सव की तरह राजनीतिक पार्टियां उन चुनावों को लड़ती हैं। हम लोग तो बाई इलेक्शन काफ़ी टाइम से नहीं लड़ रहे थे, अभी बाई इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। जी जी जी, ये राज्यसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, पीछे भी राज्यसभा लड़े थे, प्लस एमएलसी का भी लड़े। हाँ। तो कोई ये नई बात नहीं है। और जो अभी नवीन जी कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, तो ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ नहीं है और अनुप्रिया पटेल भी इनके साथ नहीं है। अंदर खाने की बात मैं आपको बता रहा हूँ जी, ऊपर से तो जो जैसा चल रहा है ठीक है। तो और ये जो आप टीवी के चैनल पर बैठ करके बार बार एक ही टेप चला रहे हैं अमिताभ जी कि ये गठबंधन 22 का है, फलाने का है। 2022 में हम मनुवादियों की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ठीक, चलिए ठीक, और बीजेपी को सरकार नहीं बनाने देंगे जी, ठीक। 5वीं बार बहन जी सीएम बनेंगी उत्तर प्रदेश की, 5वीं बार बहन जी इस प्रदेश की सीएम बनेंगी। और 2022 से पहले हम इनको बाई इलेक्शन में हराएंगे और राज्यसभा के चुनाव में रामजी गौतम जी जीतेंगे। अमिताभ जी, मैं आपकी डिबेट में दोबारा आऊंगा। नहीं, धर्मवीर चौधरी जी, एक बात बता दो, बाकी भाषण तो ठीक ही है कि हम क्या टेप चला रहे हैं उसमें आप टिप्पणी नहीं करो, वो मेरा अधिकार है कि मैं क्या कहूं। नहीं, ये मेरा भी अधिकार है कि मैं क्या कहूं, ये मेरा भी अधिकार है कि मैं क्या कहूं, इतनी हैसियत नहीं कि हमको, ये मेरा भी अधिकार है। एक चीज और समझ लो, एक चीज समझ लो, आपकी टेप का समर्थन करूं ये जरूरी ठीक है, नहीं है आप अमिताभ जब, जी। अरे भाई सुनो ना, आप कह रहे हो कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, अच्छी बात है, हर आदमी को आशान्वित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ वही समझना चाह रहा हूं, आपके पास 18 वोट हैं, 18 कहां से आएंगे? नहीं अमिताभ जी, मन से तो वोट छाप नहीं दोगे, नहीं विधायकी वोट देंगे। अमिताभ जी, क्या मैं टीवी के चैनल पर अपनी जो रणनीति है उसका खुलासा करूं? ऐसा होता है? होता है ऐसा? मैं क्यों बताऊं आपको अपने अंदर की बात? कहां से आएंगे, ठीक है, कहां आप से अंदर की जाएंगे? बात अंदर रखो आपको भैया, ठीक सामने है, पता लग जाएगा। ठीक है, धर्मवीर चौधरी, जब अंदर राम की जी बात गौतम अंदर जी रखो, जीतेंगे तो आपको कतई पता खुलासा लगेगा, नहीं करो, ठीक है, पूरे ठीक देश को पता लगेगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर टीवी के चैनल पर जो ये पत्रकार बंधु दूसरे बैठे हैं और दूसरे तीसरे बैठे हैं, जो बता रहे हैं, इनको पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसी गर्वोक्ति मैंने बसपा की 7 के बाद कई दफे सुनी। क्या 7 में आखिरी चुनाव बसपा जीती जब मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी 5 साल के लिए। उसके बाद जितने चुनाव आए बसपा की, मैंने ऐसे भाषणबाजी सुनी, हम बता देंगे, हम दिखा देंगे, नस्तनामूद कर देंगे, हैं? सीटें आई कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15। एक स्थिति ऐसी आ गई, लोकसभा में खाता नहीं खोला और मिजाज वही पुराना नवाबी। हम कुछ तो सोच के बोलो, पिछली लोकसभा में खाता नहीं खोला था और इस बार भी खाता इसलिए खोला कि समाजवादी से गठबंधन था और करेगा हम पूरी दुनिया में क्रांति कर देंगे। हम कुछ तो देखो भाई, जिसके बैंक में 5 लाख जमा हो वो 4 लाख की बोली लगाए, समझ में आता है? ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, फिर क्या कहो, समझ ही नहीं आता। विवेक साइलस, राज्यसभा का ये जो मौजूदा चुनाव में परिदृश्य बना है, जी। बजाज और रामजी गौतम,
एक को पराजित होना होगा अगर दोनों के पर्चे वैलिड हुए तो। जी ठीक, सबको संख्या बल पता है। राज्यसभा का चुनाव लोकसभा और विधानसभा जैसा नहीं होता कि ईश्वर जाने कौन किसके साथ क्या करेगा। यहां सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एक एक विधायक आइडेंटिफाइड होता है। ये कोई ऐसा बड़ा चुनाव नहीं जनता वोट कर रही है, वही 403 है, सबको सबका एफिलिएशन पता है कौन कहां है। जी जी इसलिए तुक्का नहीं होता ये चुनाव। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या डिजाइन आपको दिखती है एज ए पॉलिटिकल पार्टी? बिल्कुल सहमत हो जी, क्या डिजाइन दिखती है इसके पीछे आपको? आप बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं अमिताभ जी? नहीं, वो भी, और ये भी पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी ने किस भरोसे इनके कागज पर दस्तखत करा दिए अपने विधायकों के, बजाज के, ये भी पूछ रहा हूं। ये मत कहिएगा विधायकों ने लोकतंत्र के तहत अपने मन से कर दिया, ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल, देखिए जी। अब 16 जब नहीं, मैं कोई गलत बात अमिताभ जी करता ही नहीं। जी जी, कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व ने कुछ सोच के ही पर्चा भरवाया होगा या उन्होंने बजाज साहब ने भरा होगा। अब रिजल्ट क्या आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो आकलन आपने अभी लगाया था भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो ये मैं बता दूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अगर इनकेस 2022 में गठबंधन करती है तो इनको गठबंधन की जरूरत क्या पड़ गई? ये तो कहते हैं हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हम दोबारा सरकार बना के आएंगे। 2022 में यही दावा करते हैं। आखिर ये डर और खौफ किस चीज का है? क्यों अगर इनकेस अगर कोई ऐसी नवीन जी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होना ही है, अगर कहीं ना कहीं ऐसी बात है तो इसकी जरूरत आपको पड़ क्या गई? वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार आपको 2022 में चुनने वाली नहीं है अमिताभ जी, यही है सच्चाई। इसीलिए कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जिनका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने बिहार में भी ये कहा, अरे नवीन बाबू, भाजपा ने बिहार में भी ये कहा कि हमारी सरकार अपने कामकाज पर वापस आएगी, ठीक, लेकिन उसने मांझी और वीआईपी दोनों को बैठा लिया चुपके से बस में। बैठाला कि नहीं बैठाला? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या भैया? ये सियासत है मेरे दोस्त। नवीन जी, विवेक साइले सवाल उठा रहे हैं कि भैया अगर ऐसा कुछ है, अगर लगा रहे हैं अभी, बाकी तो नतीजा आएगा तभी पता लगेगा ऊंट किधर बैठा या भाग गया खूंटा तोड़ा के लेकिन अगर कुछ है तो समाजवादी पार्टी का प्रश्न ये है कि क्या आपको इसकी जरूरत महसूस हो रही है, या सबका साथ सबका विकास है, उसी के चलते आप इतना आह्लादित हैं कि नहीं भाई साहब किसी को छोड़ो, क्यों सबका विकास करो? अमिताभ जी, जी, जिसको जिस बात का बहुत ज्यादा अनुभव होता है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि सावन कहते को हर जगह हरियाली दिखती है, समाजवादी पार्टी 2012 में 230 विधायक लेके आई थी पूर्ण बहुमत से जी, और बहुत बड़ा विकास किया इन्होंने। जैसे पूरे कायनात में जो कुछ नया हुआ है सब समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव ने किया। लेकिन 2017 में किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा? वह पार्टी जिसके नेता उत्तर प्रदेश में घूम घूम के कहते थे कि 25 साल यूपी बेहाल। तो यह इनका विकास था, इसलिए ये ज्यादा अनुभव कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर मगर की कोई बात नहीं है। अभी आपने बिहार की चर्चा की अमिताभ जी, कि बिहार में आपको हमसे और साहनी जी की पार्टी से समझौता करना पड़ा। तो हमारे गठबंधन के एक बड़े पार्टनर थे वो एलजेपी, वो गठबंधन से इस बार हमारे से बाहर है, तो इसलिए हमको वहां पर अपना एक सहयोगी लेना पड़ा उनके जगह पे। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह 100 ग्राम गया तो 50-50 ग्राम के 2 ले लिए, बोले ठीक है जी। 100 ग्राम का बात गया तो 50-50 ग्राम के 2 रख लिए, बोले मांझी भी आ जाओ, साहनी भी आ जाओ। जी जी, इसलिए यह कहना कि 22 के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में, अनुप्रिया जी आज भी हमारी सहयोगी हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि अनुप्रिया समाज बसपा के, तो ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन अनुप्रिया जी केंद्र में प्रदेश में हमारे साथ है, हमारे गठबंधन में है। और हम गठबंधन में और अपनी सरकार के दम पर 22 के चुनाव में भी लड़ेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि किसी के साथ दिक्कत क्या अमिताभ जी, जो सबसे बड़ी चीज है मैं जो कहना चाहता हूं है क्या, कि एक वोट बैंक विशेष को लेके उत्तर प्रदेश में चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वह आपस में लगातार द्वंद्व कर रहे हैं और उसके सामने यह साबित करना चाहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं।
बाकी दोनों कुछ नहीं है, ताकि वह एक मुश्त जो वोट बैंक कभी मिलता था अब वो भी नहीं मिल रहा है। अब उस वोट बैंक में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहुंच और पकड़ बना ली है। अब उनको आप जो है तुष्टीकरण के नाम पर बहुत दिन छलावा नहीं दे सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में आप पिछली हर घटनाओं में देख लीजिए, एक ट्विटर वार की कैसे हम आगे, कैसे हम आगे, सजनी हमहू राजकुमार, यह जो प्रतियोगिता चल रही है वो सपा, कांग्रेस और बसपा के लिए वो उनका विषय, वो अपना समझे। हमारी जितनी संख्या बल, मैं छोटी सी टिप्पणी भजन, ठीक है भैया, मैं छोटी सी टिप्पणी भजन भाई की लूंगा। भजन जी, नवीन श्रीवास्तव करें सजनी हमहू राजकुमार, इसकी होड़ चल रही है जी। अब आदरणीय इस श्रीवास्तव जी की इस समय सरकार है, 10 उंगली घी में है, लोकतंत्र खत्म कर देना चाहते हैं तो कुछ भी कहें। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीति करती रही है, और चूंकि अभी आदरणीय मायावती जी ने कांग्रेस पार्टी से कोई समर्थन नहीं मांगा है, तो इसलिए अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। अगर वो समर्थन मांगती हैं तो सपा कांग्रेस मिलकर के भी बसपा कैंडिडेट जीत सकता है। ये मायावती जी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो भाजपा के गोद में बैठना चाहेंगी या सपा ने तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, दूसरा निर्दलीय में थी। सपा ने एक कैंडिडेट को प्रायोजित कर दिया है, इसलिए सपा तो हो गई अलग। नहीं, वो भी इसीलिए क्या है कि इन्होंने समर्थन नहीं मांगा था, इसीलिए किया है। अभी बहुत समय है, चीजें पलट सकती हैं, तब तक चुनाव हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। भैया साइलेश जी, ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अगर बहन जी सपोर्ट मांगेंगी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके उनके कैंडिडेट को जिता सकते हैं। सपा इसके लिए ओपन है या वो बजाज कोई बैक करेगी? देखिए बहन जी ने समाजवादी पार्टी से कोई सपोर्ट मांगा नहीं, और अब हम सपा समर्थित जो बजाज साहब निर्दल कैंडिडेट हैं वो मार्केट में मतलब उतर चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा। और जहां तक जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी ने हमसे दरकिनार किया, 10 सांसद सदस्य लेके वो दरकिनार हो गए, गठबंधन को तोड़ा, तो फिलहाल मैं अंदर की बात नहीं जानता हूं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकता हूं कि समाजवादी पार्टी कम से कम बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। चलिए अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए, सबसे अंत में जो बात विवेक साइलस ने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर। ये इस पीड़ा को मैंने भी महसूस किया राजनीतिक मित्रों से जब बात हुई लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें बसपा को 10 मिले सांसद और समाजवादी पार्टी को 5, और उसके बाद जिस ढंग से मायावती जी ने रिएक्ट किया हार्शली और सारा ठीकरा सपा के सर फोड़ने की कोशिश की, जबकि वो 10 सीटों के चुनाव के नतीजों को एनालाइज करिए तो वो बताते हैं कि वो जीत सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि वहां सपा भी साथ थी। तो समाजवादी पार्टी में भी उसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। ये बात ठीक कह रहे हैं विवेक साइलस कि बाकी तो नेता फैसला करेंगे, लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है बसपा के साथ नहीं जाएंगे। वहां मन बहुत खट्टा हो गया और कुछ ऐसा मैसेज सपा के अंदर गया कि भाई हमारा उपयोग करके हमको ही मुजरिम साबित किया जा रहा है। वो परिस्थिति सपा में बनी है और शायद उसी का कारण है कि प्रदीप बजाज मैदान में है सपा के विधायकों के सिग्नेचर से, वरना आदमी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। कोई मोहल्ले के लोगों से दस्तखत से नॉमिनेशन तो नहीं होता भाई, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के दस्तखत से नॉमिनेशन होगा। इसलिए वो चीज को ध्यान रखना होगा कि सपा ने एक पिलर खड़ा कर दिया ताकि जो गैर भाजपा वोट हैं वो इधर उधर ना भागें। और निर्दलीय इसलिए भी किया जाता है स्ट्रेटेजी के तहत। नवीन जी जानते हैं जब वो प्रीति गांधी या क्या नाम था उनका मैडम का, जब उनको गुजरात से आप लोग लाके यूपी में निर्दलीय लड़ाए थे तो वो कैंडिडेट आपकी थी, सब जानते थे। लेकिन निर्दलीय इसलिए लड़ाया जाता है ताकि दूसरों को आपके साथ जुड़ने में दिक्कत ना आए, वो जुड़ जाएं। इसलिए आपके नाम के आगे इंडिपेंडेंट लिख दिया जाता है। होते तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट राज्यसभा कौन जीत सकता है? सब विधायकों पर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? और विधायक कहीं बाजार में तो मिलते नहीं, माननीय विधायक है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के ये जो विधानसभा राज्यसभा का जो रण है ना,
इसकी प्रतिध्वनि, अगर ये दोनों पर्चे खारिज नहीं हुए और मुकाबला हुआ एक सीट पर, तो इसकी प्रतिध्वनि उत्तर प्रदेश में हो रहे बाय इलेक्शन से कई गुना बड़ी होगी। बाय इलेक्शन से आप केवल इतना जान पाएंगे कि बाय एंड लार्ज पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर प्रदेश क्या सोच रहा है। एक छोटे सैंपल साइज का सर्वे मान लीजिए इसको, क्योंकि ये अच्छा है, ठेठ पश्चिम में भी चुनाव है और देवरिया ठेठ पूरब में भी चुनाव है, तो पैन यूपी एक आपको मूड ऑफ द पीपल समझ में आ जाएगा। लेकिन मूड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल फोर्सेज इन उत्तर प्रदेश, इसका बैरोमीटर ये राज्यसभा का रण होगा। ये राज्यसभा का चुनाव ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी पार्टियों का मूड क्या है। मैं नहीं कह रहा कि विवाह संपन्न हो जाएगा, सप्तपदी हो जाएगी इसी से ना, लेकिन हां, लड़का लड़की देख लेंगे, परिवारों में बात हो जाए, अंगूठी पहना दो, बात तो आगे बढ़े और लड्डू बटे, उतना काम जरूर इस लोक राज्यसभा के चुनाव में हो जाएगा। मैं बड़े राजनेताओं के विजडम पर कभी शक नहीं करता। मायावती जी बहुत सोच समझकर यह फैसला ली होंगी, अन्यथा अगर सिर्फ चकल्लस के लिए ही लड़ाना हो तो कोई बड़ा नेता अपना नाम खराब करना चाहेगा क्या? किसी बात कर रहे हो सब लोग। और भाषण से भी राज्यसभा का चुनाव नहीं जीतता, ये भाषण का तो विषय नहीं राज्यसभा का चुनाव, ये तो गिनती का खेल है, इसमें कोई रैली तो होगी नहीं। अगर मायावती जी ने अपने यहां एक विश्वस्त सिपह सालार उतारा है, मैं फिर कह रहा हूं, किसी छोटे आदमी को लड़ाया होता तो शायद मैं इतने सीरियसली नहीं लेता। गौतम को लड़ाया है, इसका मतलब होता है नहीं होता है भविष्य के गर्भ में, लेकिन उनको इस बात का कहीं ना कहीं से एश्योरेंस मिला होगा कि हां गौतम जीत भी सकते हैं। और उसी एश्योरेंस की भनक जब समाजवादी पार्टी को लगी होगी तो समाजवादी पार्टी ने आनन फानन में आज दोपहर बाद प्रकाश बजाज का पर्चा भरा दिया। क्या इरफान सोलंकी बिना अखिलेश जी से पूछे दस्तखत कर सकते हैं? नहीं, मेरा उत्तर है नहीं। टीवी पे आकर कोई कुछ कहे, लेकिन मैं राजनीतिक समझ जितनी रखता हूं, नहीं। पार्टियां एक अनुशासन से चलती हैं, इसलिए ये उत्तर प्रदेश के राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण होगा। और बहुजन समाज पार्टी के हमारे दोस्त धर्मवीर भाई ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा, नागनाथ सापनाथ, ये सब मुहावरे हैं जिनका कोई बहुत अर्थ नहीं होता, ये बोलने के लिए बोल दिए जाते हैं, वो भी मीडिया में, उनका कोई बहुत अर्थ नहीं होता। इस देश की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची जिसके साथ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन नहीं कर लिया अब तक, नॉट इवन ए सिंगल पार्टी। जहां उसकी प्रेजेंस है, उत्तर प्रदेश में प्रेजेंस है तो उत्तर प्रदेश में करेगी, तमिलनाडु में तो करेगी नहीं जी। अजीत सिंह से हो चुका, मुलायम सिंह से हो चुका, अखिलेश यादव से हो चुका, नरसिंह राव के समय में कांग्रेस से हो चुका, भाजपा से कई बार हो चुका। कौन बचा? कौन नागनाथ है, कौन सापनाथ है, कौन बिच्छू है, कौन मगरमच्छ है? राजनीति में ये फ्रेज नहीं चलते। राजनीति सुविधा के सिद्धांतों पर चलने वाली कला है, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 9 बीजेपी के खाते में, 1 समाजवादी पार्टी के खाते में, और अब लड़ाई समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय बजाज साहब और रामजी शर्मा के बीच में है। वक्त बताएगा कि कौन राज्यसभा जाएगा। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ। सिर्फ खबर के